students, welcome back to Arihant Kaku. I am your mathematics mentor तुषार कांत। और अभी तक टोटल हम लोग 8 सैंपल पेपर्स डिस्कस कर चुके हैं। अब सिर्फ 2 सैंपल पेपर बच गए हैं, जिसमें कि एक आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है सैंपल पेपर नंबर 9। ये अरिहंत पब्लिकेशन का जो सैंपल पेपर वाला बुक है, इसका सैंपल पेपर नंबर 9। तो अभी तक जितने भी सैंपल पेपर्स डिस्कस किए गए हैं, मतलब टोटल जो अभी तक डिस्कस किए गए हैं, उस दौरान आप भी नई चीजें सीखी है। मतलब जैसे कोई ट्रिक आपको बताया गया है किसी क्वेश्चन को जल्दी करने का, या फिर कुछ नए कॉन्सेप्ट्स अगर आपने सीखे हैं, तो उन सब का एक शॉर्ट नोट्स तैयार कीजिए और उसको रिवाइज करते रहिए, ताकि आप उसको भूले नहीं। और एग्जामिनेशन से जस्ट पहले भी रिवाइज करने के लिए वो काफ़ी हेल्प करने वाला है आपको। इसलिए एक शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइए, और अगर आप पहले से बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। उसमें इन चीज़ों को सिर्फ ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन, और देखते हैं हम लोग जो इंस्ट्रक्शंस हैं इनको पहले देख लेते हैं। देखिए, टोटल टाइम आपको जो एग्जामिनेशन में मिलने वाला है वो है 90 मिनट्स। मैक्सिमम मार्क्स के 40, और पेपर को 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, ए, बी एंड सी। और फर्स्ट एंड सेकंड सेक्शन में टोटल 20 एमसीक्यूज मिलने वाले हैं, जिसमें किसी भी 16 का आंसर आप कर सकते हैं, ठीक है। और सेक्शन सी में टोटल 10 एमसीक्यूज होंगे, जिसमें से किसी 8 का आपको आंसर करना होगा, है ना। अब देखिए, नेक्स्ट जो पॉइंट है, जो आपके लिए काफी राहत की बात है, कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और सारे क्वेश्चंस जो हैं वो इक्वल मार्क्स के हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना फर्स्ट सेक्शन। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, tan इनवर्स tan 3 पाई अपॉन 4। तो देखिए, ये आप देखते देखते आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा, tan इनवर्स tan थीटा थीटा मतलब 3 पाई बाई 4, ये आंसर होना चाहिए, है ना। लेकिन लेकिन एक और बात आपको साथ में याद रखना है, tan इनवर्स tan थीटा, ये थीटा तो होता है, थीटा बिल्कुल होगा, लेकिन थीटा जब -90 से +90 के बीच में लाई करेगा तब होता है, ठीक है। तो 3 पाई बाई 4 मतलब 135 डिग्री, 90 से ज्यादा है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए देखिए यहाँ पे tan इनवर्स, इसको लिख लेते हैं 10। इस इंटरवल में लाने के लिए 3 पाई बाई 4 को पाई माइनस पाई अपॉन 4 ऐसा लिख लेते हैं। और अब ये हो जाएगा tan इनवर्स 10 पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा। तो यहाँ पे ये आ जाएगा -tan पाई बाई 4, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे एक और फॉर्मूला यूज करने वाले हम लोग, tan माइनस थीटा इक्वल्स -tan थीटा। तो -tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, -tan थीटा को tan माइनस थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए, tan इनवर्स tan थीटा, और ये -90 से +90 इस इंटरवल में लाई कर रहा है, तो ये हो जाएगा थीटा, मतलब tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा, यहाँ -पाई/4। तो लास्ट ऑप्शन देखिए करेक्ट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। A इज एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, और यहाँ पे डिटर्मिनेंट A दिया गया है, ये फाइंड करना है। तो एडजॉइंट A और इसका डिटर्मिनेंट जो होगा, वो डिटर्मिनेंट ऑफ A टू द पावर, ऑर्डर क्या है 3, तो 3 - 1 इसके बराबर होगा, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ A स्क्वायर इसके बराबर हो जाएगा। तो जो फाइंड करना है वो है एडजॉइंट A का डिटर्मिनेंट और डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A, मतलब दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ऑफ A से डिवाइड कर लेंगे तो इधर आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ A, और इसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है 5, तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पे इसका वैल्यू बोला गया है कि y है ना, y इज इक्वल टू 1 प्लस cos x अपॉन 1 माइनस cos x, और
पूछा क्या गया है, द वैल्यू ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, तो एक्स का वैल्यू वाई के टर्म में बताना है। तो अब देखिए एक्स का वैल्यू वाई के टर्म में लिखने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग इसको चेंज करते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2, तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2, 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा कॉट एक्स अपॉन 2, और स्क्वायर रूट से बाहर आएगा कॉट एक्स अपॉन 2 हो जाएगा। तो x अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉट इनवर्स y, कॉट इनवर्स y हो जाएगा, x इक्वल्स टू कॉट इनवर्स y, ये हो जाएगा x का वैल्यू y के टर्म में 2 कॉट इनवर्स y। चलिए तो इस क्वेश्चन में देखते हैं अब यहाँ पे क्या बोला गया है, इन विद द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और ये बोल रहा है इफ मैप्स फ्रॉम n टू n, और यहाँ पे फंक्शन दिया गया है f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1 फॉर x बिलोंग्स टू n, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें देखिए 1 1 ऑन 2 इसके बारे में दिया गया है, तो एक एक करके चेक कर लेते हैं। देखिए अगर f ऑफ x1 इक्वल्स f ऑफ x2 करते हैं तो इससे आपको x1 इक्वल्स x2 मिल जाएगा, क्लियर है, मतलब 1 1 हो जाएगा। दूसरा तरीका भी अपने पास, ग्राफ ड्रॉ कीजिए, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो उसको एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, है ना, तो उस तरीके से बता सकते हैं। dy बाई डी एक्स फाइंड कीजिए, 1 आ जाएगा विच इज पॉजिटिव, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, तो 1 1 हो जाएगा। तो तीनों मेथड है अपने पास, आपको जो अच्छा लग रहा है आप उसको यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे बोल रहा है कि ऑन टू है या नहीं। चलिए तो ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ग्राफ से आप फटाफट बता पाएंगे, ठीक है। या आप चाहें तो ऐसा भी देख सकते हैं जो एनालिटिकल मेथड होता है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 है, तो अब देखिए यहाँ पे ये बोला गया है कि n टू n मैपिंग हो रहा है, तो n टू n में यहाँ पे अगर x का वैल्यू 1 ले लेंगे तो y का वैल्यू 2 मिलेगा, ठीक है। और नेचुरल नंबर है तो इसमें 0 तो होगा नहीं, तो 0 होगा नहीं तो यहाँ पे y का वैल्यू 1 आएगा नहीं, मतलब 1 2 इस तरह से इसमें जो नेचुरल नंबर्स हैं, तो इसके बाद जितने भी नंबर्स होंगे सबका प्री इमेज बनेगा, बस इसका प्री इमेज यहाँ पे नहीं बन रहा है, इसका प्री इमेज नहीं बन रहा है। तो एक एलिमेंट यहाँ पे दिख रहा है जिसका प्री इमेज इसमें नहीं बन रहा है, इसका मतलब ये n2 है, तो 1 1 बट नॉट ऑन टू, 1 1 बट नॉट ऑन टू, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2, f ऑफ x इक्वल्स x प्लस 2, और x दिया गया है 0 से 1 के बीच में, और यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं लोकल मैक्सिमम और मिनिमम की बात की गई है। तो देखिए सबसे पहले लोकल मैक्सिमम और मिनिमम के लिए क्या करते हैं, f डैश x फाइंड करते हैं, ये आ जाएगा 1, तो f डैश x 1 आ गया, मतलब ये नॉट इक्वल टू 0, f डैश x का वैल्यू 0 नहीं होगा, और जब f डैश x 0 होगा ही नहीं तो इसका मतलब लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। मतलब द फंक्शन हैज नॉट लोकल मैक्सिमम, द फंक्शन हैज नॉट अ लोकल मिनिमम, बिल्कुल दोनों ही सही है। तो देखिए यहाँ पे थर्ड ऑप्शन बोल रहा है बोथ ए एंड बी आर ट्रू, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन में देखिए अब A is a non-singular matrix of order 3, और यहाँ पे this is equal to this दिया गया है, अल्फा अपॉन 2 का वैल्यू फाइंड करना है, तो एडजॉइंट A और इसका डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट A का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A टू द पावर 3 माइनस 1, और ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ A का स्क्वायर, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है,
इसको रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर अल्फा, और अब यहां से लिख सकते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू 2, लेकिन हम लोगों को चाहिए अल्फा अपॉन 2 का वैल्यू, तो ये 1 के बराबर आ जाएगा। अल्फा अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे कॉट इनवर्स माइनस 1 अपॉन रूट 3, कॉट इनवर्स माइनस 1 अपॉन रूट 3, इसका वैल्यू क्या होगा, प्रिंसिपल वैल्यू ये पूछा गया है। तो माइनस कॉट 1 अपॉन रूट, ये 1 अपॉन रूट 3 को कॉट के टर्म में क्या लिख सकते हैं, कॉट के टर्म में इसको लिख सकते हैं पाई अपॉन 3, कॉट 60 डिग्री, और क्या होगा, तो कॉट कॉट पाई माइनस थीटा इक्वल्स, कॉट पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉट थीटा होता है। तो इसको लिख सकते हैं कॉट पाई माइनस पाई बाई 3, और ये आ जाएगा कॉट इनवर्स कॉट पाई माइनस थीटा, पाई माइनस पाई बाई 3 मतलब 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3। अब देखिए कॉट इनवर्स कॉट थीटा, और ये 0 से पाई के बीच में आ रहा है, तो थीटा मतलब 2 पाई बाई 3 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे पैरामीट्रिक इक्वेशंस दिए गए हैं और dy अपॉन dx फाइंड करना है, तो सबसे पहले dx अपॉन डी थीटा फाइंड करना होगा, और dx अपॉन डी थीटा क्या आ जाएगा, a cos क्यूब थीटा का 3 cos स्क्वायर थीटा, और cos थीटा का माइनस साइन थीटा, और इसके बाद dy अपॉन डी थीटा ये आ जाएगा a 3 साइन स्क्वायर थीटा और इनटू साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा। तो dy अपॉन dx इक्वल्स ये आ जाएगा dy अपॉन डी थीटा डिवाइडेड बाई dx अपॉन डी थीटा, और ये है 3a साइन स्क्वायर थीटा और इनटू cos थीटा डिवाइडेड बाई 3a, और ये माइनस भी है, माइनस यहाँ लिख लेते हैं cos स्क्वायर थीटा और इनटू साइन थीटा। तो 3a से 3a कैंसिल हो जाएगा, एक cos से एक cos जाएगा, एक sin से एक sin चला जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस साइन अपॉन cos मतलब tan थीटा, और dy अपॉन dx का वैल्यू पूछा गया है जब थीटा का वैल्यू पाई बाई 4 लिया जाए, तो tan 45 1 होता है, तो ये आ जाएगा माइनस 1 के बराबर, मतलब ये करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे a दिया गया है और ट्रांसपोज ऑफ ए और ए इक्वल है, तो एक्स अपॉन वाई फाइंड करना है, तो ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा, सबसे पहले लिख लेते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए, यहाँ पे रो और कॉलम को इंटरचेंज कर लेंगे तो मिल जाएगा y एंड 0, एंड क्वेश्चन में दिया गया है ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू ए, मतलब क्या हो गया कि इसको किसके बराबर कर लेना है, 6x y और 0 इसके बराबर, है ना। तो अब देखिए x इक्वल्स y, यहां से भी x इक्वल्स y, मतलब x और y इक्वल है, तो x अपॉन y क्या हो जाएगा, 1 के बराबर होगा, सिंपल है, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स दिस इज, तो एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, अब देखिए सेकेंड ऑर्डर का है, सेकेंड ऑर्डर का ये मैट्रिक्स दिया गया है, तो एडजॉइंट फाइंड करना बहुत ही आसान है, एक ट्रिक आपको बताया गया है, आप उससे फाइंड कर सकते हैं। एडजॉइंट ए इक्वल्स, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है ना, जो प्रिंसिपल डायगोनल, ये इसको इंटरचेंज कर लेना होगा, 3 2, है ना, इसको उठा के यहाँ पटक दिए, इसको उठा के यहाँ पटक दिए, तो ये इंटरचेंज हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे इसको इंटरचेंज कर रहे हैं और इन दोनों का साइन चेंज कर रहे हैं,
आंसर मिल जाएगा। तो इन दोनों का साइन चेंज करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा। तो 3 1 -4 2, 3 1 -4 2, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो ये शॉर्टकट मेथड हो गया। यहाँ पे एक ट्रिक यूज कर रहे हैं हम लोग सेकेंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट के लिए, मैट्रिक्स के लिए, है ना। How many tangents are parallel to x-axis for the curve this? तो देखिए y इज इक्वल टू दिया गया है dy अपॉन dx, हम लोग फाइंड कर लेते हैं। dy अपॉन dx क्या मिल जाएगा, 2x और -4। और यहाँ पे बोला गया टेंजेंट्स आर पैरेलल टू x एक्सिस, तो x एक्सिस के पैरेलल होने का मतलब इसको जीरो कर लेंगे तो यहाँ से x इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा। 2x - 4 इक्वल्स 0, तो x इक्वल्स क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। जब x का वैल्यू 2 मिल जाएगा तो y का वैल्यू भी मिल जाएगा। y इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर -4 इंटू 2 और +3, तो ये आ जाएगा 4 और -8, -4 और +3 -1, मतलब 2, -1। एक ऐसा पॉइंट मिल रहा है इस कर्व पे, इस कर्व पे एक ऐसा पॉइंट मिल रहा है जिस पे आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए हाउ मेनी टेंजेंट्स, मतलब एक ऐसा टेंजेंट पॉसिबल होगा, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करें। देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे ग्राफ दिया गया है और आपसे पूछा गया है द फिजिबल रीजन कंसिस्ट द कॉर्नर पॉइंट। तो अब यहाँ पे देखिए ये जो फिजिबल रीजन है ना, यहाँ पे दिख रहा है, तो कॉर्नर पॉइंट्स यहाँ पे दिख रहे हैं हम लोगों को। अब यहाँ पे जो आंसर करना है वो ये करना है कि फिजिबल रीजन कंसिस्ट द कॉर्नर पॉइंट। यहाँ पे जो पॉइंट्स दिख रहे हैं, चार ऑप्शन में जो पॉइंट्स दिख रहे हैं, तो उन पॉइंट्स में से मतलब ए पॉइंट, देखिए क्योंकि कॉर्नर पॉइंट में बी और सी का कोऑर्डिनेट दिख रहा है, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट यहाँ पे नहीं है, तो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना होगा और इनमें से जो हो जाएगा, मैच करेगा उसके साथ, वही सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे इस कॉर्नर पॉइंट को फाइंड करने के लिए देखिए y इज इक्वल टू 4x, इसका इक्वेशन, और ये जो लाइन दिख रहा है इस लाइन का इक्वेशन यहाँ पे दिया गया है x इज इक्वल टू 20। तो x का वैल्यू यहाँ पे 20 ले लेंगे तो y इज इक्वल टू 80 मिल जाएगा, मतलब 20, 80 ये इस कॉर्नर पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया। तो 20, 80 अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिख रहा है लास्ट ऑप्शन, तो ये करेक्ट हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये एक मैट्रिक्स दिया गया है, देन द डिफरेंस ऑफ minor of the element A23 and minor of the element A32। ओके, तो minor of the element A23 तो M23 हो जाएगा और यहाँ पे M32 हो जाएगा। इनका डिफरेंस क्या होगा, तो अब देखिए M23 मतलब सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट जो होगा, सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट ये है। अब इसका माइनर क्या हो जाएगा, तो इसका माइनर हो जाएगा 5 3 और ये हो जाएगा 1 2, तो ये आ जाएगा 10 और -3 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं M32 थर्ड रो का सेकेंड एलिमेंट, तो ये जाएगा और ये जाएगा। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, 5 8 और उसके बाद 2 एंड 1, तो ये आ जाएगा 5 और -16 -11 आ जाएगा। और अब यहाँ पे डिफरेंस जो फाइंड करना था वो था M23 -M32 और M23 है 7 और माइनस ये है 11, -11, तो आ जाएगा कितना, +18, मतलब थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें क्या करना है, ट्रांसपोज ऑफ ए दिया गया है, बी दिया गया है और ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी फाइंड करना है।
तो देखिए ट्रांसपोज ऑफ बी पहले लिख लेते हैं हम लोग। ट्रांसपोज ऑफ ए तो दिया ही गया है यहाँ पे, ट्रांसपोज ऑफ ए 3 4 -1 2 0 1, और फाइंड यहाँ पे कर लेते हैं ट्रांसपोज ऑफ बी, फिर दोनों का सम मिल जाएगा। तो ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए क्या करना होता है, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर लेते हैं। तो इसको फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख लेते हैं और सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिख लेते हैं। अब इन दोनों का सम फाइंड करना है, तो इन दोनों का सम क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड कर लेंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5, इसको ऐड कर लेंगे आ जाएगा 1, और ये आ जाएगा 4, इसको ऐड करेंगे 1 और 1 + 3 4, 2 5 1 4 1 4, 2 5 1 4 1 4, यस ये करेक्ट हो जाएगा, है ना। हाँ, तो इस क्वेश्चन में देखिए डी विद द डोमेन ऑफ द रियल वैल्यूड फंक्शन दिस, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसका डोमेन फाइंड करना है। फंक्शन यहाँ पे दिया गया है f(x) = 25 - x²। तो स्क्वायर रूट के अंदर का जो टर्म होगा, डोमेन फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर लेते हैं। तो x² इज लेस देन इक्वल टू 25, और उसको हम लोग 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे x² लेस देन इक्वल टू a², इस रिजल्ट को यूज करते हैं। क्या होता है, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस a से a के बीच में लाई करेगा। तो यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू -5 लेस देन इक्वल टू 5, मतलब क्लोज्ड इंटरवल -5, 5, ये हो जाएगा डोमेन D। तो -5 से 5, देखिए ये करेक्ट हो जाएगा, है ना। हाँ, तो इस क्वेश्चन में देखिए अब P और Q, P एंड Q, यहाँ पे दो डिफरेंट मैट्रिसेस दिए गए हैं और इनका ऑर्डर दिया गया है 4/n, और इसका ऑर्डर है n/p। तो अब यहाँ पे बोला गया है देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स P इंटू Q, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा PQ जो होगा उसका ऑर्डर क्या होगा। तो देखिए PQ का जो ऑर्डर होगा वो हो जाएगा 4/p, है ना, 4/p, ये आ जाएगा PQ का ऑर्डर, तो 4/p ये करेक्ट। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ए बी सी ये दिया गया है, और यहाँ पे आर दिया गया है। इसमें जो एलिमेंट्स हैं a, b, c और a, b। तो अब आपसे बोला गया है कि मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स एडेड इन आर टू मेक आर रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। तो इसको रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव बनाने के लिए तो सिंपल देखिए a, तो यहाँ पे दिख रहा है। अब रिफ्लेक्सिव के लिए इसमें हम लोग b, b और c, c ले लेते हैं। इसके बाद अब यहाँ पे दिया गया है b, c, a, b, ये दिया गया है। तो देखिए अब a, b और b, c, तो a to b, b to c, अगर ac हम लोग यहाँ पे ऐड कर लें, a, c ऐड कर लें, तो अब ये ट्रांजिटिव, ये तीनों मिलकर ट्रांजिटिव यहाँ पे शो कर देंगे, है ना, और ये रिफ्लेक्सिव हो गया। तो यहाँ क्वेश्चन में बोला था रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, तो इसके लिए हमने क्या क्या ऐड किया, तो देखिए ये और इसके बाद ये ऐड कर दिया, मतलब टोटल कितने, 3। तो ये थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन द वैल्यू ऑफ 3x इज, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू ए होता है। इसका मतलब ये हो जाएगा 8x + 2 2x - 3 x + 1, और दिस इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ दिस, मतलब 8x + 2 इसका ट्रांसपोज, और यहाँ पे आ जाएगा 2x -
3 और x प्लस 1। अब देखिए यहाँ से इसको अगर इक्वल कर लें तो x का वैल्यू मिल जाएगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 3, और ये इस तरफ जाएगा तो आ जाएगा x, और इस तरफ ये आ जाएगा तो 5 हो जाएगा, माइनस 3 आएगा तो प्लस 3, 2 प्लस 3 5। लेकिन हम लोगों से पूछा गया है 3x, तो 3x इक्वल्स 15, 3x का वैल्यू 15, ये करेक्ट। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें कॉसेक इनवर्स माइनस रूट 2 का वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू पूछा गया है। तो कॉसेक इनवर्स माइनस रूट 2 को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, कॉसेक इनवर्स माइनस, और इसको कॉसेक पाई अपॉन 4 लिख सकते हैं, और कॉसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा होता है। इसको यहाँ पे यूज करते हैं तो ये आ जाएगा कॉसेक इनवर्स कॉसेक माइनस पाई अपॉन 4, और कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा ये हो जाएगा थीटा। क्यों? क्योंकि ये माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में लाई कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा माइनस पाई अपॉन 4। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The number of all possible matrices of order 3 by 3 with each entry 3 और 4। तो देखिए 3 by 3 का अगर मैट्रिक्स ले लें तो इसमें टोटल जो एलिमेंट्स होंगे वो 9 होंगे, है ना। और हर एक प्लेस को दो तरीके से फिल कर सकते हैं, 3 और 4। इन दोनों में से कोई भी एक नंबर यहाँ पे यूज करना है। मतलब इसको कितने तरीके से फिल कर सकते हैं? दो तरीके से। इसी तरीके से यहाँ पे 3 और 4 में से किसी एक को पुट कर सकते हैं, तो दो तरीका से। मतलब हर एक प्लेस जो है वो दो डिफरेंट तरीके से हम लोग फिल कर सकते हैं। तो और हर एक प्लेस को फिल करना होगा 3 बाई 3 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स है उसको फॉर्म करने के लिए। तो 2 इंटू, यहाँ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यूज कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन रूल। 2 इंटू 2 इंटू, इस तरीके से 2 को कितने बार मल्टीप्लाई करना होगा? 9 टाइम्स, है ना। ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का यूज यहाँ पे किया गया है। तो 2 टू द पावर 9, 512 टोटल जो पॉसिबल मैट्रिसेस होंगे वो इतने होंगे। मतलब ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग सेक्शन बी मतलब सेकेंड सेक्शन जो है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है डिवाइड 20 इंटू 2 पार्ट्स। तो एक हो गया x और दूसरा हो गया 20 माइनस एक्स। प्रोडक्ट ऑफ वन पार्ट एंड क्यूब ऑफ द अदर इज मैक्सिमम। तो देखिए प्रोडक्ट जो होगा यहाँ पे p मान लेते हैं, और एक पार्ट जो है वो हो गया x और दूसरा हो गया 20 माइनस एक्स। यहाँ पे बोला है प्रोडक्ट ऑफ वन पार्ट एंड क्यूब ऑफ द अदर, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं 20 माइनस एक्स, और इसका क्यूब ले लेते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट, है ना। इसका भी क्यूब कर सकते हैं आप, लेकिन थोड़ा सा ले नहीं जाएगा इसलिए इसका क्यूब कर लेते हैं। और अब ये हो जाएगा 20x क्यूब माइनस ये आ जाएगा x टू द पावर 4, ठीक है। तो p यहाँ पे आ गया। अब इसको मैक्सिमाइज करना है तो dp अपॉन dx, मतलब इसका डेरिवेटिव यहाँ पे लिखना होगा विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये आ जाएगा 60 और x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब, ये हो गया। अब इसको जीरो करते हैं तो दिस इज इक्वल टू 0, dp अपॉन dx इज इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज, तो यहाँ पे इसको जब जीरो कर लेंगे तो 4 कॉमन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, ये आ जाएगा 15 और माइनस यहाँ पे आ जाएगा x, एंड दिस इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू 0 और 15 मिलेगा। लेकिन 0 तो पॉसिबल होगा नहीं, दो पार्ट में यहाँ पे हम लोग इसको ले रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं होगा, ये हो जाएगा x का वैल्यू 15 आ जाएगा। अब यहाँ पे चूंकि मैक्सिमम बोल रहा है, अब देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो सेकेंड डेरिवेटिव अगर हम लोग नहीं फाइंड करते हैं तो भी काम चल जाएगा, है ना, इसी पे होगा मैक्सिमम।
लेकिन अगर ये दिखाना हो तो आप क्या कर सकते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव इसका फाइंड करेंगे। सेकेंड डेरिवेटिव क्या आएगा, तो सेकेंड डेरिवेटिव आ जाएगा 120x और माइनस ये आ जाएगा 12x²। नाउ सेकेंड डेरिवेटिव एट x इक्वल्स 15, तो अब ये आ जाएगा d2p/dx² इक्वल्स 120 इंटू 15 और माइनस 12 इंटू 15 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे कॉमन, दोनों में 12 कॉमन कर लेते हैं, 15 भी कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पे अब क्या बचेगा 10 और माइनस यहाँ पे एक 15 बच जाएगा। तो देखिए नेगेटिव आ जा रहा है, सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है जब x का वैल्यू 15 ले रहे हैं। इसका मतलब x इक्वल टू 15 पे ये जो p है इसका मैक्सिमम वैल्यू मिलने वाला है ना। तो x 15 हो जाएगा, तो दूसरा यहाँ पे 20 माइनस 15 5 हो जाएगा, तो 15 5 ये करेक्ट हो जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे ग्राफ दिया गया है और यहाँ पे z का वैल्यू दिया गया है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और मैक्सिमम ऑफ z माइनस मिनिमम ऑफ z डिवाइडेड बाई 100 ये फाइंड करना है। इसके लिए आपको कॉर्नर पॉइंट्स जो हैं इस पे वैल्यू फाइंड करना होगा z का, तभी मैक्सिमम और मिनिमम मिलेगा। तो इसके लिए यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, ये हो जाएगा कॉर्नर पॉइंट और z इज इक्वल टू 100 इंटू एक्स प्लस 170 और इंटू वाई। तो 0 0 पे देख लेते हैं, 0 0 पे ये मिल जाएगा 0, और इसके बाद 1200 कॉमा 0, तो 1200 कॉमा 0 इस पे मिल जाएगा 1 2 00 और फिर ये 00 ये मिल जाएगा। इसके बाद 1 0 और 8 0 है ना, और इंटू 180 इस पॉइंट पे देखिए, इस पॉइंट पे क्या मिलेगा, तो ये हो जाएगा 1080 और इंटू 100, तो 00 यहाँ पे आ जाएगा, और 180 और इंटू 170, तो 1 2 और 18 और इंटू 17 ये आ जाएगा 126 और 18, तो 6 0 और ये 3 हो जाएगा, तो 6 0 एंड 3 इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो 138600 ये आ जाएगा, तो 138600 ये हो गया। इसके बाद अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, अब यहाँ पे इस पॉइंट पे 0,450, तो इस पे क्या आ जाएगा, ये 0 और 170 और इंटू 450, तो 45 इंटू 17 ये आ जाएगा कितना 35, और इसमें 28 प्लस 3 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 5 और ये हो गया 4 5 6 और ये हो गया 7 और 00 इस पे आ जाएगा 76500। तो अब यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम देख लेते हैं, ये हो जाएगा मैक्सिमम और ये आ जाएगा मिनिमम। अब क्वेश्चन में जो पूछा गया है, तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम, मिनिमम 0 है और डिवाइडेड बाई, तो 1386 सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए, तो क्वेश्चन इजी था लेकिन थोड़ा कैलकुलेटिव था। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे T be the set of all triangles in the Euclidean plane and let a relation R on T be defined as A is related to B. A is congruent to B, मतलब इन दोनों के बीच में जो रिलेशन दिया गया है वो कॉन्ग्रुएंट का है। तो अगर रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करें तो A is congruent to A, A is congruent to A
है ना। तो मतलब कोई भी ट्रायंगल खुद के साथ अगर देखें तो कॉन्ग्रुएंट तो होगा ही, तो इसका मतलब a कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, मतलब रिफ्लेक्सिव शो करेगा। अब देखिए a और b अगर कॉन्ग्रुएंट हैं, a और b अगर कॉन्ग्रुएंट हैं, दैट इम्प्लाइज b और a भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। बात देखी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि a कॉमा b बिलोंग्स टू r, दैट इम्प्लाइज b कॉमा a ऑल्सो बिलोंग्स टू r, मतलब सिमेट्रिक रिलेशन शो करेगा ये। अब ट्रांजिटिव है या नहीं ये चेक कर लेते हैं। तो a और b कॉन्ग्रुएंट हैं, a और b कॉन्ग्रुएंट हैं एंड b एंड c कॉन्ग्रुएंट हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, a और c भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसका मतलब a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो a कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, मतलब ट्रांजिटिव रिलेशन शो करेगा ये। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों शो करेगा, मतलब ये इक्विवेलेंस रिलेशन शो करेगा। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे दिया गया है सेट P कंटेन्स 3 एलिमेंट्स एंड सेट Q कंटेन्स 4 एलिमेंट्स, और यहाँ पे 1 1 एंड ऑन टू मैपिंग फाइंड करना है। कितने 1 1 ऑन टू मैपिंग्स यहाँ पे होंगे। तो 1 1 ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ 1 1 एंड ऑन टू दोनों जब एक साथ होगा, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P इक्वल्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन Q, ये होना चाहिए, तभी यहाँ पे 1 1 एंड ऑन टू मैपिंग होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए इसमें 3 एलिमेंट्स हैं और इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, ये इक्वल नहीं है, मतलब एक भी ऐसा मैपिंग फॉर्म नहीं होगा। मतलब कितने होंगे, मैथमेटिकली देखें तो 0। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो नंबर ऑफ 1 1 ऑन टू मैपिंग कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ 1 1 ऑन टू मैपिंग, अगर मान लीजिए कि ये दोनों 4 और 4 होते तो फैक्टोरियल 4 मान लेते हैं n के टर्म में, n और n होते दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो फैक्टोरियल n हो जाता, और दोनों में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल नहीं है तो कितना हो जाएगा, 0। याद रखिएगा इस बात को। इस पे क्वेश्चन कई बार ये इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू दिस इज इवन और डिक्रीजिंग, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू दिया गया है log x क्यूब प्लस ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स टू द पावर 6 प्लस 1। एफ ऑफ माइनस एक्स देख लेते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर देना है, लेकिन चूंकि यहाँ पे इवन पावर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इन दोनों को अगर आप ऐड करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा, log दिस प्लस log दिस, तो log m प्लस log n होता है log m इंटू n के बराबर। तो यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट log किया जाएगा a माइनस बी, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, और यहाँ पे इसका स्क्वायर कर लेंगे एक्स क्यूब का स्क्वायर तो एक्स टू द पावर 6 हो जाएगा। ये चीज डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहे हैं। देखिए माइनस एक्स टू द पावर 6 प्लस एक्स टू द पावर 6, ये क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, log 1 आ जाएगा और ये हो जाएगा 0। log 1 क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस, ये इस तरफ जाएगा, माइनस एफ ऑफ एक्स आ गया, मतलब फंक्शन ऑड हो गया, है ना, ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए द ग्राफ ऑफ इक्वेशंस इज शोन बिलो, यहाँ पे देखिए ग्राफ दिया गया है और ये जेड दिया गया है और जेड मैक्सिमम माइनस जेड मिनिमम फाइंड करना है। तो ये कॉर्नर पॉइंट्स यहाँ पे दिख रहे हैं, इन कॉर्नर पॉइंट्स पे हमको जेड का वैल्यू फाइंड करना होगा। तो कॉर्नर पॉइंट्स हो गए और जेड इज इक्वल टू दिया गया है x माइनस 7y और प्लस 190। अब 0 0 पे
नहीं 40 है ना, 40 पे यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो 40 पे क्या आ जाएगा, 40 पे ये आ जाएगा 194। इसके बाद 5,0 ये पॉइंट है, 5,0 पे आ जाएगा 195, 195। इसके बाद 5,3, 5,3 पे क्या आएगा देखिए, 5,3 पे तो यहाँ पे पुट कर लेंगे 5 और 3, तो 5 और माइनस 7 इंटू 3 21, ये आ जाएगा -16 और प्लस 190, तो 190 और -16 ये कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 174, 174 ये आ जाएगा। इसके बाद अब देखते हैं 3,5 पे, 3,5 पे, तो 3,5 पे देखिए क्या मिल जाएगा, x की जगह पे 3 और इसके जगह पे 5 ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 35 आ जाएगा -32, तो इसमें 30 अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं 160, 158 आ जाएगा। इसके बाद अब यहाँ पे 0,5 पे देख लेते हैं, तो 0,5 पे क्या मिल जाएगा, 0,5 पे मिल जाएगा -35 और प्लस 190, तो -35 ये आ जाएगा 155। इसके बाद 0,4 दिख रहा है, तो 0,4 पे देखिए क्या आ जाएगा, माइनस यहाँ पे 28 हो जाएगा, 190 और -28, तो अब ये आ जाएगा 100 और 62 है ना, 162। तो अब देखिए, अब यहाँ पे मैक्सिमम माइनस मिनिमम, तो मैक्सिमम सबसे पहले देखते हैं, मैक्सिमम यहाँ पे मिल रहा है आपको, ये मैक्सिमम हो गया, और मिनिमम, मिनिमम कहाँ पे मिल रहा है, तो 155 ये हो जाएगा मिनिमम, मतलब 195 और -155, तो अब यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, 04 है ना, 40, मतलब फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, और देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ पे जेड दिया गया है और जेड का वैल्यू सी पे और बी पे फाइंड करना है, फिर दोनों को ऐड कर लेना है। तो अब देखिए, सबसे पहले कॉर्नर पॉइंट पे जेड का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। जेड इज इक्वल टू दिया गया है 7x + 4y, और यहाँ पे जो कॉर्नर पॉइंट्स दिख रहे हैं 0 0 3,0 ये फाइंड करना पड़ेगा, और ये 0,6 है, तो ये पॉइंट हम लोग पहले फाइंड कर लेते हैं। इक्वेशन देखिए दिया गया है 3x + y = 9, और इसका इक्वेशन दिया गया है 3x + 2y, 3x + 2y एंड दिस इज इक्वल टू 12, ये दिया गया है। तो अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्ट करने पे ये कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा -y इज इक्वल टू, यहाँ पे मिल जाएगा -3, y इज इक्वल टू 3 मिल रहा है। y का वैल्यू 3 अगर हम लोग इसमें पुट कर लें, तो ये आ जाएगा 3x और +3 इधर आएगा, -3, 9 - 3 6, x इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा। तो ये पॉइंट मिल गया 2,3। अब इसके बाद यहाँ पे जो कॉर्नर पॉइंट्स बाकी हैं वो दिख रहे हैं, यहाँ पे दिए गए हैं, तो इन सब पॉइंट पे एक एक करके हम लोग फाइंड करते हैं जेड का वैल्यू। 0 0 पे मिल जाएगा 0, इसके बाद 3,0 पे, तो 3,0 पे क्या मिल जाएगा, 21 मिल जाएगा। इसके बाद 2,3 पे, तो 2,3 पे क्या मिल जाएगा, 14 और प्लस 12 ये मिल जाएगा 26, और इसके बाद है 0,6, तो 0,6 पे मिल जाएगा 24,
और अब यहाँ पे सी और बी, तो देखिए ये हो गया सी और ये हो गया बी। इस पे जो कॉर्नर पॉइंट पे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन का वैल्यू आया है वो उसका सम क्या हो जाएगा पूछा गया है। तो 2,3 पे आया है 26 और 0,6 पे आया है 24। तो अब ये आ जाएगा 50 के बराबर। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एफ दिया गया है और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा ये पूछा गया आपसे। तो एफ डैश एक्स फाइंड कर लेते हैं। एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा यहाँ पे 3x² माइनस 6x और प्लस 4 ये आ जाएगा। इसके बाद अब यहाँ पे सबसे पहले 3 कॉमन कर लेते हैं। x² माइनस 2x और प्लस अब यहाँ पे क्या होगा, तो इन दोनों में 3 कॉमन कर रहे हैं, 4 को बाहर रखते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, इसके अंदर यहाँ पे 1 ऐड कर लेते हैं। तो 1 को सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, ऐसा लिख सकते हैं। और प्लस 4 बाहर है तो ये आ जाएगा 3 इंटू यहाँ से यहाँ तक देखिए x माइनस 1 का होल स्क्वायर और माइनस 1 बाहर आएगा -3 और प्लस ये आ जाएगा +1। ठीक है ना। तो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब एफ डैश एक्स का वैल्यू आ गया पॉजिटिव, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया ये, है ना। ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसमें देखिए ये एक इक्वेशन दिया गया है और यहाँ पे इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको डिफ्रेंशिएट करना होगा दोनों तरफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो 2 इंटू एक्स माइनस ए प्लस 2 इंटू वाई माइनस बी एंड यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि y माइनस बी के रिस्पेक्ट भी किया गया है, फिर y माइनस बी का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dy अपॉन dx आएगा और इस तरफ कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। तो 2 कॉमन हो गया और चला गया, फिर इधर आ जाएगा माइनस ऑफ x माइनस ए डिवाइडेड बाई y माइनस बी, ये हो गया। अब यहाँ पे इसका वैल्यू पुट करते हैं तो 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर लेंगे x माइनस ए का होल स्क्वायर और y माइनस बी का होल स्क्वायर और होल टू द पावर 3 अपॉन 2 है। तो अब ये यहाँ पे आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई y माइनस बी का होल स्क्वायर और होल टू द पावर 3 अपॉन 2। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए दिस इज इक्वल टू सी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल स्क्वायर और होल टू द पावर 3 अपॉन 2। तो इन दोनों पे पावर 2 है ना, तो होल का स्क्वायर लिख सकते हैं और इस 2 से वो कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा सी अपॉन वाई माइनस बी और इसका पावर हो जाएगा 3, मतलब सी क्यूब अपॉन वाई माइनस बी और इसका क्यूब हो जाएगा। तो सी क्यूब अपॉन वाई माइनस बी का क्यूब, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो इस क्वेश्चन को देखते हैं और यहाँ पे जेड का वैल्यू दिया गया है और जेड का वैल्यू पूछा गया आपसे एट पॉइंट बी पॉइंट पे। इसके लिए सबसे पहले आपको बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना होगा। तो यहाँ पे इक्वेशन दिया गया है 1/2x और प्लस वाई इक्वल्स 16 और इसका इक्वेशन दिया गया है x प्लस वाई इक्वल्स 24। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करने पे ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा -x/2 और यहाँ पे आ जाएगा -8, माइनस कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू 16 आ जाएगा। तो x कोऑर्डिनेट 16 मिल गया। अब x कोऑर्डिनेट 16 मिल गया, इन दोनों में से किसी एक में पुट कर लीजिए। तो y का वैल्यू अगर इसमें पुट करेंगे यहाँ पे x का वैल्यू, तो y का वैल्यू क्या मिल जाएगा 8 मिल जाएगा, ये आ गया। अब बी पॉइंट पे जेड का वैल्यू, तो जेड का वैल्यू बी पॉइंट पे आपको मिल जाएगा 9 और इंटू 16 माइनस
5 और इंटू 8, तो ये आ जाएगा 144 और माइनस 40, 104। हाँ, तो ये करेक्ट हो जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द कर्व दिस एट विच टेंजेंट इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस। तो कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं उस पॉइंट के जो इस कर्व पे मतलब इस कर्व पे कोई पॉइंट लिया गया है जिस पे जो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है वो दोनों एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड हो, है ना, ये सिचुएशन। तो इक्वली इंक्लाइंड के बारे में सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे देखिए, एक केस ये हो सकता है, इस केस में अगर कोई लाइन, टेंजेंट क्या है, एक लाइन है, तो ये इक्वल एंगल बना रहा है दोनों से 45 45। इस केस में इसका स्लोप क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हो जाएगा 135, तो स्लोप इसका आ जाएगा m इज इक्वल टू -1। इसी तरह से एक और केस ऐसा हो सकता है, इस केस में तो ये 45 डिग्री का एंगल बनाएगा और ये 45, और यहाँ पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 45, तो m इज इक्वल टू tan 45, 1 आ जाएगा स्लोप। इसी तरह से और भी केसेस होंगे, ऐसा हो सकता है या फिर ऐसा हो सकता है। इन दोनों केस में भी ये इक्वली इंक्लाइन है, लेकिन हर केस में आपको स्लोप या तो -1 या 1 मिलेगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करने वाले हैं। अब देखिए, चूंकि यहाँ पे dy अपॉन dx स्लोप ऑफ टेंजेंट देगा, तो सबसे पहले हम लोगों को dy अपॉन dx फाइंड करना होगा। तो इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो रूट x का डेरिवेटिव 1 अपॉन रूट एक्स, रूट y का y के रिस्पेक्ट में करेंगे 1 अपॉन रूट y, और सॉरी यहाँ पे 2 होगा, 1 अपॉन 2 रूट एक्स और 1 अपॉन 2 रूट y, और y का dy अपॉन dx, इधर कांस्टेंट है इसका 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आ जाएगा 1/2 कॉमन हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 अपॉन रूट एक्स, इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा -1 अपॉन रूट एक्स। तो dy अपॉन डी एक्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा -√y अपॉन रूट एक्स। तो अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट का स्लोप क्या आ जाएगा, स्लोप इज इक्वल टू +-1, या तो +1 होगा या -1 होगा। तो एक एक करके हम लोग ये वैल्यूज ले लेते हैं। तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1, और ये आ जाएगा -√x और अपॉन सॉरी -√y अपॉन रूट एक्स इक्वल्स 1, ये हो गया। तो रूट एक्स इधर जाएगा और इधर -√y इधर आएगा, तो +√y हो जाएगा इक्वल्स 0। ये दोनों तभी 0 होंगे जब x और y एक साथ 0 होंगे, मतलब x इक्वल्स y इक्वल्स 0। तो यहाँ पे पॉइंट आपको मिल गया 0,0। इसी तरह से जब dy अपॉन डी एक्स -1 ले लेंगे, तो -√y अपॉन रूट एक्स इक्वल्स -1। यहाँ पे आपको मिल जाएगा रूट एक्स इक्वल्स रूट वाई, मतलब x इक्वल्स y। तो रूट एक्स और रूट वाई इक्वल हो जाएगा, तो रूट एक्स प्लस रूट एक्स लिख सकते हैं। तो 2 रूट एक्स यहाँ पे आ जाएगा 4 के बराबर, ये कैंसिल हो जाएगा। रूट एक्स इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू 4, एक्स 4 तो वाई भी 4, दोनों इक्वल हैं। तो देखिए, एक पॉइंट यहाँ पे 4,4 मिल गया, जो कि यहाँ पे दिख रहा है। 0,0 यहाँ पे ऑप्शन में कहीं भी नहीं है, तो ये हमारा सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए, एफ ऑफ एक्स दिया गया है और क्रिटिकल नंबर्स यहाँ पे फाइंड करने, मतलब क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए एफ डैश एक्स 0 करना होता है, तो एफ डैश एक्स पहले फाइंड करना होगा। ये आ जाएगा 1/4, और एक्स टू द पावर 4 का डेरिवेटिव हो जाएगा 4x³ और माइनस ये हो जाएगा 3x² माइनस 10x और +24, ये आ जाएगा। ये कैंसिल होगा तो आ जाएगा x³ माइनस 3x² माइनस 10x और +24, ये आ गया एफ डैश एक्स। अब इसको 0 करेंगे तो क्यूबिक इक्वेशन है, तो डायरेक्टली अभी 0 नहीं करते हैं, कोई फायदा होगा नहीं। यहाँ पे रूट्स फाइंड करने हम लोगों को, तो सबसे पहले एक लीनियर फैक्टर फाइंड करना होगा, जिसके लिए हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड यहाँ पे यूज करेंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे 1 पुट करके चेक करते हैं इसको।
ये वैल्यू अगर 0 आ रहा है तो 1 एक इसका 0 हो जाएगा, तो x माइनस 1 एक फैक्टर हो जाएगा। तो 1 पुट करेंगे, 1 माइनस 3 माइनस 10 प्लस 24, ये 0 नहीं हो रहा है। ओके, तो अब 2 पुट करते हैं, तो 2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 8 और माइनस यहाँ पे 4 इंटू 3 12 हो जाएगा, माइनस 20 और प्लस 24, तो ये आ जाएगा 32 और ये आ जाएगा पॉजिटिव निगेटिव 32 मतलब 0 हो जाएगा ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस 2 एक फैक्टर हो गया। अब दूसरा फैक्टर फाइंड करने के लिए आपको यहाँ पे डिवाइड कर लेना होगा इसको, एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 10x और प्लस 24, इसको डिवाइड कर लेते हैं हम लोग। किससे डिवाइड करते हैं? x माइनस 2 से। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे अगर लेते हैं तो ये मिल जाएगा एक्स क्यूब और माइनस ये हो जाएगा 2x²। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज हो जाएगा इसका, ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा माइनस x² माइनस 10x प्लस 24। अब यहाँ पे माइनस x से कर लेते हैं तो माइनस ये आ जाएगा x² और माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 2x। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज, प्लस ये हो जाएगा माइनस ये कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा माइनस 12x प्लस 24। अब यहाँ पे माइनस 12 ले लेते हैं तो ये आ जाएगा माइनस 12x और माइनस माइनस प्लस 24। साइन चेंज करेंगे, प्लस ये हो जाएगा माइनस, दोनों कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा दूसरा फैक्टर और ये हो जाएगा x² माइनस x और माइनस 12। तो अब देखिए यहाँ पे अब रूट्स, इसको अगर f डैश x को 0 करते हैं तो x का वैल्यूज जो हैं वो मिल जाएंगे, x माइनस 2 और इसको अगर फैक्टराइज कर लेते हैं तो x² माइनस 4x और प्लस 3x माइनस 12, तो ये आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 4 प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 4, मतलब x प्लस 3 और x माइनस यहाँ पे आ जाएगा 4, ये हो गया। अब f डैश x को 0 कर लेते हैं क्रिटिकल पॉइंट के लिए। फॉर फाइंडिंग क्रिटिकल पॉइंट्स पुट f डैश x इज इक्वल टू 0। तो ये 0 जब होगा तो x का वैल्यू क्या मिलेगा? 2 मिल जाएगा, माइनस 3 मिल जाएगा और 4 मिल जाएगा। तो 2 माइनस 3 एंड 4, 2 माइनस 3 एंड 4, हाँ फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए, तो इसकी वजह से ये क्यूबिक इक्वेशन मिल रहा है, इसकी वजह से थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग हो गया, मतलब कैलकुलेटिव हो गया थोड़ा सा ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड करना है और जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होने वाला है वो है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आ जाएगा 2x प्लस 2x और ये हो जाएगा 2z और यहाँ पे आ जाएगा 2y और 2t प्लस ये हो जाएगा 3 माइनस 3 0 एंड 6। देखिए यहाँ पे आएगा 9 और ये हो जाएगा 15 12 एंड 18 और अब ये आ जाएगा 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इधर क्या आ जाएगा? 9, ये हो गया। तो यहाँ पे देखिए 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 3 मिल जाएगा। इसी तरह से अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं किसका वैल्यू 2z और माइनस 3, 2z और माइनस 3 इक्वल्स ये 15 के बराबर हो जाएगा। तो 2z इज इक्वल टू 18 आ जाएगा और z इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो z का वैल्यू आ गया 9। यस, तो x y z रिस्पेक्टिवली। अब देख लेते हैं, अगर इतने से ही हमारा काम हो जाता है तो आगे फाइंड करने की जरूरत नहीं है। 3 और इसके बाद अच्छा y यहाँ पे फाइंड करना होगा ना, तो z की जगह पे 9 3 9, हाँ ये हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 3 और z की जगह पे देखिए यहाँ पे 9 दिख रहा है ना, यही एक ऑप्शन ऐसा है। बाकी आप चाहें तो इस तरीके से ये फाइंड कर सकते हैं 2y और प्लस 0 इक्वल्स 12, तो x ये y इज इक्वल टू 6, तो 3 6 9, इस तरह से आपको
2t प्लस 6 इज इक्वल टू 18, यहाँ से आपको मिल जाएगा t का वैल्यू 6, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से एग्जाम में भी आप थोड़ा सा अगर कॉन्शियस रहेंगे तो थोड़ा थोड़ा करके ऐसे समय आप बचा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये दो कर्व दिए गए हैं और बोला गया है कट ऑर्थोगोनली एट 1,1, मतलब 1,1 पे ये दोनों एक दूसरे को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मतलब ये कि उस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा दोनों कर्व पे, उनका स्लोप जो होगा उसका प्रोडक्ट -1 आ जाएगा। तो सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। ए वाई प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ए डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2x एंड दिस इज इक्वल टू 0, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा -2x अपॉन ए। यस, अब 1,1 पे तो डी वाई अपॉन डी एक्स एट 1,1 और ये आ जाएगा -2 अपॉन ए, और इसको हम लोग बोल देते हैं m1। और इसके बाद एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर लेंगे 3x स्क्वायर हो जाएगा और ये आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स का जो वैल्यू होगा एट 1,1 ये आ जाएगा 3 के बराबर, और इसको बोल देते हैं m2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन m1 इंटू m2 दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट जो हो जाएगा वो -1 के बराबर होगा। तो यहाँ पे आ रहा है -2 अपॉन ए और यहाँ पे आ रहा है 3 एंड दिस इज इक्वल टू -1। माइनस माइनस दोनों तरफ कैंसिल, ये इधर आ जाएगा ए हो जाएगा और इधर 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। तो देखिए ए का वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा 6। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन दिया गया है लैंग्वेज में, देखिए यहाँ पे लिखा गया है जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे लैंग्वेज के फॉर्म में दिए गए हैं। 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, मतलब केमिस्ट्री के जो बुक्स हैं वो कितने हैं, टोटल 120 है। इसके बाद फिजिक्स के जो बुक्स हैं वो कितने हैं, तो 8 डजन, तो ये हो जाएगा 96। एंड इकोनॉमिक्स के टोटल 10 डजन है, मतलब 120। और यहाँ पे हर एक बुक का कॉस्ट, जैसे हर एक जो केमिस्ट्री का बुक होगा एक बुक का कॉस्ट 80, और इसी तरह से यहाँ पे देखिए ये जो फिजिक्स का एक बुक होगा उसका प्राइस दिया गया है, और इसके बाद इकोनॉमिक्स का एक बुक का प्राइस दिया गया है। और आपसे पूछा गया है यहाँ पे टोटल अमाउंट यहाँ पे देखिए मैट्रिक्स का यूज करते हुए कैसे लिखते हैं हम लोग, तो 120, 96 और ये हो जाएगा 120, ये रो में लिख लिए, और जो कॉस्ट है उसको कॉलम में यहाँ पे 80, 60 और 40। बस अब यहाँ पे आपको क्या करना है, दिस इनटू दिस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 120 इंटू 80 प्लस 96 और इंटू 60 प्लस 120 और इंटू 40। इस तरह से यहाँ पे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो अब ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो इन दोनों में देखिए, इन दोनों में क्या हो जाएगा, 120 को कॉमन कर लेते हैं और ये आ जाएगा 80 और प्लस 40, तो 120 हो जाएगा। फिर से देखिए इन दोनों 120 कॉमन, 80 प्लस 40 120, तो ये आ गया प्लस यहाँ पे ये कितना आ जाएगा 96 और इंटू 6, तो ये आ जाएगा 36 का 6, ये जीरो यहाँ पे लिख लेते हैं, और फिर 3 ये आ जाएगा और इतना आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे टोटल जो कॉस्ट हो जाएगा 14400 और ये आ जाएगा 5760। इसको ऐड कर लेते हैं 0 6, ये हो जाएगा 10
और ये आ जाएगा 201 20160 20160, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो y इज इक्वल टू दिया गया है dy अपॉन dx, फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं। x के रिस्पेक्ट में 1 और रूट का 1 अपॉन 2 रूट होता है, लेकिन रूट के अंदर जो होता है उसके रिस्पेक्ट में। अब इसका फिर करना होता है x के रिस्पेक्ट में। तो एक्स स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में 2x और a स्क्वायर कांस्टेंट का 0, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 और प्लस x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स, ये हो गया dy अपॉन dx का वैल्यू। लेकिन यहाँ पे आंसर जो दिया गया है वो इस फॉर्म में है। देखिए इसको हम लोग y लिख सकते हैं, तो न्यूमरेटर में यही दिख रहा है, यहाँ पे y इसको लिख लेते हैं। अब यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना, तो y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखिए फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए y इज इक्वल टू क्या दिया गया है, tan इनवर्स x और इसका स्क्वायर, और इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो डिफरेंशिएट कर लेते हैं x के रिस्पेक्ट में, dy अपॉन dx, और ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए फिर से यहाँ ध्यान दीजिए, y2 का मतलब ये क्या है, y2 का मतलब है d2y अपॉन dx स्क्वायर, इसी को y2 बोलते हैं, और dy अपॉन dx इसको बोलते हैं y1। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, अब देखिए सेकंड डेरिवेटिव जो है मतलब d2y अपॉन dx स्क्वायर, इसके साथ यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसका स्क्वायर, तो ये टर्म जो है इसको यहाँ पे लाइए और अब इसके बाद डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो बहुत ही आसानी से आपको आंसर मिल जाएगा। इधर बच जाएगा 2 tan इनवर्स x, अगर इसको इधर रख के करेंगे तो भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए u अपॉन v कॉम्प्लेक्स हो जाएगा थोड़ा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको u इंटू वी पे करते हैं तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और dy अपॉन डी का हो जाएगा d2y अपॉन डी स्क्वायर, प्लस dy अपॉन डी को बाहर रखते हैं इस बार, और इसका करते हैं तो 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, और इस तरफ क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो अब क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसको y2 लिख लेते हैं अब, प्लस यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगा तो 2x और इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा y1, और इस तरफ देखिए बच रहा है 2, तो इसी का वैल्यू देखिए फाइंड करना था, और ये आ रहा है 2 के बराबर, मतलब देखिए ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव लग रहा है, देखते हैं। यहाँ पे a और ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू ए, इन दोनों का प्रोडक्ट i के बराबर है, तो एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे ट्रांसपोज ऑफ ए हम लोग फाइंड कर लेते हैं, या डायरेक्टली ट्रांसपोज ऑफ ए और इनटू ए इसका वैल्यू लिखते हैं। तो ट्रांसपोज ऑफ ए क्या आ जाएगा, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर लेंगे तो 0, ये हो जाएगा 2y, और यहाँ पे आ जाएगा z। इसके बाद सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना लेते हैं, तो ये इतना आ जाएगा। इसके बाद ये हो जाएगा x माइनस वाई और z, और यहाँ पे a जो दिया गया है 0, 2y, z, x, y माइनस z, x माइनस वाई एंड z। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो दिस इनटू दिस, देखिए क्या आएगा, 0 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा 2x स्क्वायर। इसके बाद दिस इनटू दिस, तो 0 प्लस एक्स वाई और माइनस एक्स वाई, तो प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई कैंसिल 0,
ये आ जाएगा 0। इसी तरह से इससे इसमें करेंगे तो ये 0 x और माइनस जेड माइनस एक्स जेड और ये प्लस एक्स जेड ये भी 0 हो जाएगा। चलिए तो अब इस पे आते हैं, दिस इंटू दिस, तो 0 प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई 0 आ गया। इसमें 4y² और ये हो जाएगा प्लस y² और प्लस y², 6y²। तो यहाँ पे अब देखिए 6y² आ गया और इसके बाद इससे इसमें कर लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2yz और ये आ जाएगा माइनस yz और माइनस yz, तो माइनस 2yz और प्लस 2yz 0 हो जाएगा। अब इससे इसमें करते हैं तो 0 और ये आ जाएगा माइनस zx और प्लस zx 0 ही होगा। इस तरह से इससे इसमें करेंगे तो प्लस 2yz माइनस yz और माइनस yz, तो प्लस 2yz और माइनस 2yz ये हो जाएगा 0। इसके बाद इससे इसमें कर लेंगे z² आ जाएगा और ये प्लस z² और फिर प्लस z², 3z²। एंड अब यहाँ पे दिया गया है कि दिस इज इक्वल टू i, मतलब ये किसके बराबर हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इसके बराबर हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। तो दिस इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज इक्वल टू 1। तो अब देखिए 2x² इक्वल्स 1, तो x इक्वल्स प्लस माइनस 1/√2। इसी तरह से 6y² इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√6 और ये हो जाएगा 3z², तो 3z² इज इक्वल टू 1, तो z इज इक्वल टू ये आ जाएगा 1/3 और स्क्वायर रूट इधर हो जाएगा प्लस माइनस 1/√3, तो प्लस माइनस 1/√2 प्लस माइनस 1/√6 और ये हो जाएगा प्लस माइनस 1/√3। लास्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे कर्व का इक्वेशन दिया गया है और ये बोला गया है कि पॉइंट, आपसे वो पॉइंट पूछा गया है कि जो इस कर्व पे, मान लीजिए कि ये कर्व है, इस पे वो पॉइंट बताइए जिस पे टेंजेंट जब ड्रॉ करें तो वो टेंजेंट जो हो वो इन दोनों पॉइंट को, मान लीजिए दोनों पॉइंट इधर कहीं पे हैं, इन दोनों को ज्वाइन करने से जो कॉर्ड बन रहा है उसके पैरेलल हो जाए, मतलब पैरेलल होने का मतलब इसका स्लोप और इसका स्लोप जो होगा वो इक्वल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसका स्लोप फाइंड कर लेते हैं। तो इसका स्लोप फॉर्मूला क्या होता है स्लोप का, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इस फॉर्मूले को यूज करते हुए यहाँ पे मिल जाएगा 4 माइनस 0 अपॉन 4 माइनस 2, मतलब 4 अपॉन 2 एंड दिस इज इक्वल टू 2। और dy अपॉन dx क्या आएगा, dy अपॉन dx आ जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 2, ये आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला गया है, ये dy अपॉन dx जो होगा, जब ये दोनों पैरेलल होंगे तो dy अपॉन dx 2 के बराबर हो जाएगा, तो 2 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 2, कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 1, मतलब x इज इक्वल टू 3 मिल जाएगा। x का वैल्यू 3 मिल गया, तो y का वैल्यू क्या मिल जाएगा 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर मतलब 1, तो 3,1 ये हो जाएगा पॉइंट 3,1, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द ग्राफ ऑफ इन इक्वेशंस, यहाँ पे ये ग्राफ दिया गया है और ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे दिया गया है और ए बी सी पे हम लोगों को ऑब्जेक्टिव फंक्शन का वैल्यू फाइंड करना होगा, फिर ए और बी पे जो आया है उसको ऐड करके और उसमें से इसको सबट्रैक्ट करना है जो सी पे आया है। इसके लिए हम लोगों को फाइंड करना होगा बी यहाँ पे दिख रहा है, इसके बाद सी यहाँ पे दिख रहा है और ए यहाँ पे दिख रहा है। ओके, तो इन तीनों पॉइंट पे जेड का वैल्यू फाइंड कर लेना होगा। तो जेड एट ए पॉइंट क्या है, ए पॉइंट है 20,0, तो यहाँ पे आ जाएगा
8000 और इंटू 20 और प्लस 12,000 और इंटू 0, तो ये आ जाएगा 16,000, नहीं, और इस पे एक और जीरो आ जाएगा ना, तो 1,60,000 ये आ जाएगा। इसके बाद जेड एट बी क्या होगा, तो 12,6, तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं, ये आ जाएगा 12 इंटू दिस प्लस 12,000 और इंटू ये है 6, तो ये आ जाएगा 96 और यहाँ पे 3 टाइम्स 0 और ये आ जाएगा 72, और अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो 0 0 और ये हो गया 0, ये आ जाएगा 8, ये हो जाएगा इतना। इसके बाद जेड एट सी, तो सी पॉइंट है 0,10, तो x 0 कर लेंगे और y 10 कर लेंगे, तो ये मिल जाएगा 1 2 और 4 टाइम्स 0। अब देखिए दोनों को ऐड कर लेते हैं, किसको किसको ऐड करेंगे, तो 1 6 8 और ये है 3 टाइम्स 0। इसके बाद इसमें आपको ऐड करना है 1 6 और ये हो गया 4 टाइम्स 0। ओके, तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स 0, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं हम लोग। 168 था ना, यस, और ये आ जाएगा 0 0 0 0 6 और 1, ये सही है। और इसके बाद यहाँ पे जो आएगा उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो देखिए कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा 0 0 8 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 1 2 और ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 0 0 0 8 0 और ये हो जाएगा 2 2 0 8 और 3 टाइम्स 0, मतलब ये करेक्ट हो जाएगा, लास्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था ये। देखिए अब हम लोग थर्ड सेक्शन में एंटर कर रहे हैं और ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या पूछा गया आपसे, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व्स दिस एंड दिस। तो सबसे पहले ये दोनों कर्व जिस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं। उसके लिए क्या होगा, दोनों y का जो वैल्यू होगा वो सेम कर लेंगे। यहाँ पे 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये इधर जाएगा 2x स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 4, ये हो जाएगा 2, x का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस रूट 2, तो प्लस माइनस रूट 2 यहाँ पे आ गया x का वैल्यू। अब देखिए x का वैल्यू जो मिला है उस पे dy अपॉन dx हम लोग फाइंड करेंगे, है ना। और उसके बाद यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, तो tan थीटा, मतलब इस पॉइंट पे जो टेंजेंट्स हैं इनके बीच का एंगल फाइंड करने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं। अगर एक का स्लोप m1 और दूसरे का m2 है तो tan थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले इस पॉइंट पे जो टेंजेंट्स हैं उनका स्लोप फाइंड करना होगा। तो पॉइंट्स यहाँ पे देखिए आपको क्या मिल रहे हैं, पॉइंट्स यहाँ पे मिल जाएंगे रूट 2। अगर ये रूट 2 लेते हैं, पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, तो एक्स का वैल्यू रूट 2 ले लेंगे तो ये मिल जाएगा y का वैल्यू 2 मिल जाएगा। तो रूट 2 कॉमा 2, इसी तरह से नेगेटिव वैल्यू भी लेके हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू अगर हम लोग लेते हैं तो देखिए क्या आ जाएगा, dy अपॉन डी एक्स, वाई इज इक्वल टू जब 4 माइनस एक्स स्क्वायर है तो आ जाएगा माइनस 2x, और dy अपॉन डी एक्स एट रूट 2 कॉमा 2, तो ये मिल जाएगा माइनस 2 रूट 2 के बराबर, इसको बोल देते हैं m1। इसी तरह से अब dy अपॉन डी एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स 2x, है ना। तो
इसके लिए अगर हम लोग फाइंड कर लें तो ये मिल जाएगा dy अपॉन dx एट √2, 2, तो ये मिल जाएगा 2√2। अब देखिए एंगल ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए tan थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ, इसको बोल देते हैं m2, m1 माइनस m2, तो m1 है -2√2 और m1 और माइनस m2 है 2√2 अपॉन 1 प्लस m1 और इंटू m2, तो 1 प्लस ये हो जाएगा -2√2 और इंटू 2√2, तो ये कितना आ जाएगा -4√2 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 2√2 और 2√2 मल्टीप्लाई कर लेंगे आ जाएगा 8, -8 हो जाएगा 1 -8 -7 हो जाएगा और ये आ जाएगा 4√2 अपॉन 7, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा tan इनवर्स 4√2 अपॉन 7, 4√2 अपॉन 7, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखिए x और y दिया गया है, पैरामेट्रिक इक्वेशंस दिए गए हैं, dy अपॉन dx फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, t के रिस्पेक्ट में इसको x को डिफरेंशिएट कर लेते हैं, dx अपॉन dt फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे cos t का माइनस साइन t हो जाएगा प्लस log tan t अपॉन 2, 1 अपॉन tan t अपॉन 2 और tan t अपॉन 2 का t अपॉन 2 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो सेक स्क्वायर t अपॉन 2, फिर t अपॉन 2 का किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 अपॉन 2 मिल जाएगा। देखिए एक बार इसको एक्सप्लेन कर देते हैं यहाँ पे, log tan t अपॉन 2 का आपको पहले log का जो आर्गुमेंट है उसके रिस्पेक्ट में करना होगा, फिर आपको क्या करना होगा tan t अपॉन 2 का आपको t अपॉन 2 के रिस्पेक्ट में करना होगा और इसके बाद t अपॉन 2 का t के रिस्पेक्ट में करना होगा। तो यही यहाँ पे किया गया है, log x का x के रिस्पेक्ट में 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन tan t, tan का सेक स्क्वायर और t अपॉन 2 है तो ये हो गया 1 अपॉन 2। अब इसके बाद देखिए dx अपॉन dt यहाँ पे आपको मिल जाएगा, थोड़ा बहुत ट्रिगोनोमेट्रिक कैलकुलेशन यहाँ पे करना होगा हम लोगों को, यह आ जाएगा माइनस साइन t और ये हो जाएगा प्लस इसको क्या लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, कॉस ऊपर चला जाएगा कॉस t अपॉन 2 डिवाइडेड बाई साइन t अपॉन 2 और इसको 1 अपॉन कॉस स्क्वायर t अपॉन 2 लिख सकते हैं और इनटू 1 अपॉन 2। तो देखिए एक cos t अपॉन 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन और 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये हो जाएगा साइन थीटा, ये साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन साइन t और ये माइनस साइन t को इस तरफ लिख लेते हैं और यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे साइन t, तो ये आ जाएगा a 1 माइनस साइन स्क्वायर t, आ जाएगा a कॉस स्क्वायर t अपॉन साइन t के बराबर, तो ये मिल गया dx अपॉन dt और dy अपॉन dt क्या मिलेगा, तो dy अपॉन dt तो यहाँ फाइंड कर लेते हैं हम लोग, dy अपॉन dt आ जाएगा a cos t। अब दोनों को डिवाइड कर लेना है dy अपॉन dx फाइंड करने के लिए, तो dy अपॉन dx इक्वल्स dy अपॉन dt, तो dy अपॉन dt यहाँ पे है a cos t और dx अपॉन dt ये हो जाएगा a cos स्क्वायर t अपॉन साइन t एंड दिस इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा, ये एक कैंसिल हो जाएगा, साइन ऊपर जाएगा और अपॉन कॉस,
तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको 10t। तो देखिए आंसर हो गया 10t, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। हाँ, तो अब इस क्वेश्चन में देखिए f ऑफ x दिया गया है और रेंज फाइंड करना है, इस फंक्शन का रेंज फाइंड करना है। तो ये हम लोग जानते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए cos x का जो वैल्यू होता है -1 से 1 होता है, ये पता है हम लोगों को। तो अब माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इधर हो जाएगा प्लस, और नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई होगा, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा और ये आ जाएगा -1। देखिए इसके बाद क्या करना है, अब यहाँ पे +2 ऐड कर लेना है। तो +2 ऐड करेंगे तो 2 माइनस कॉस एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा -1 और +2। तो देखिए ये हो जाएगा 1, यहाँ पे लिख लेते हैं, और ये हो जाएगा 2 माइनस कॉस एक्स, और लेस देन इक्वल टू ये हो जाएगा 3। अब रेसिप्रोकल लेते हैं, तो 1/2 माइनस कॉस एक्स, रेसिप्रोकल लेंगे मतलब इनइक्वालिटी फिर से चेंज होगा। देखिए यहाँ पे आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 1/1 1, और ये हो जाएगा 1/3। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, f ऑफ x लिख सकते हैं। तो f ऑफ x का जो वैल्यू है 1/3 या इससे ज्यादा है और 1 या इससे कम है, मतलब रेंज क्या हो गया 1/3। रेंज ऑफ f इज इक्वल टू 1/3 से 1 क्लोज्ड इंटरवल। तो 1/3 से 1 ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और भी अलग तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन ये एक आसान तरीका है, इससे आप कर लीजिए। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, और एक ऐसे हिडन ट्रायल मेथड भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे cos x का मिनिमम वैल्यू लेते हैं, तो डिनोमिनेटर जितना कम होगा न्यूमरेटर मतलब ओवरऑल ये उतना ही ज्यादा होगा, है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए इसका मिनिमम वैल्यू ले लेंगे, और इस तरीके से एक बार करके चेक कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट अप्रोच जो होगा वो यही रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब चलिए देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए y इज इक्वल टू दिया गया है और dy/dx फाइंड करना है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में जब यहाँ पे एक्सप्रेशन ये जो दिख रहा है ना, ये काफी लेंदी दिख रहा है, तो इसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं, इसको थोड़ा और छोटा करते हैं, और तब हम लोग dy/dx फाइंड करेंगे, तो आसान होगा हमारे लिए। तो अब यहाँ पे सबसे पहले देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस हो तो स्टार्ट कहाँ से करें, इसके लिए 1 प्लस एक्स, देखिए इसका पावर बढ़ते जा रहा है, एक्स स्क्वायर, एक्स का पावर 4, ऐसा। तो यहाँ पे अगर 1 माइनस एक्स से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारा काम आसान हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करने पे फायदा क्या होगा अभी आपको पता चल जाएगा। एक्स, इसका पावर 2 और इसका पावर n, 1 माइनस एक्स से हमने मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कर लिया, है ना, बैलेंस कर लिए। अब इससे फायदा क्या होगा कि ये दोनों a प्लस बी माइनस बी पे जाएगा, और इस तरीके से आगे बढ़ते जाएगा तो ये छोटा होते चला जाएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे पहले से 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, और ये 1 प्लस एक्स टू द पावर 4, इस तरह से 1 प्लस एक्स टू द पावर 2 इसका पावर n, और डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स ये है। तो अब फिर से ये दोनों कंबाइन होंगे, और ये सिलसिला इस तरीके से आगे बढ़ते चला जाएगा। देखिए अब यहाँ पे x का पावर 4 हो जाएगा, और ये 1 प्लस एक्स का पावर 4 है, और 1 प्लस एक्स का पावर 2 इसका पावर n, और डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स। फिर ये दोनों कंबाइन होंगे, तो इस तरीके से कंबाइन होते होते आगे क्या हो जाएगा ये देखिए। अब ये टर्म्स देखिए, पहले दोनों टर्म को हम लोग कंबाइन कर रहे हैं तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिल रहा है, फिर उसके बाद इन दोनों को कंबाइन कर रहे हैं तो 1 माइनस, और यहाँ एक्स का पावर 4 मिल रहा है ना। तो दूसरी बार जब कंबाइन कर रहे हैं तो पावर 4 मिल जा रहा है। इस तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे, और nth टर्म को जब कंबाइन करेंगे, nth टर्म को जब कंबाइन करेंगे तो देखिए इसके पहले जो यहाँ पे टर्म मिलेगा वो क्या मिलेगा देख लेते हैं। वो कुछ इस तरह से मिल जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं, देखिए 1 माइनस एक्स 2 का पावर n, ऐसा कुछ मिलेगा, है ना। इस तरीके से ये बढ़ते चल रहा है, तो यहाँ पे ऐसा टर्म मिलेगा, और ये ऑलरेडी यहाँ पे है,
इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे फिर a प्लस बी ए माइनस बी, ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब x टू द पावर 2 इसका पावर n, और इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1 माइनस, ये हो जाएगा x, और अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा ये हो जाएगा कितना 2 का पावर n, और ये 2 का पावर इंटू 2, यहाँ पे इंटू 2, इसका पावर क्या है 1 है, तो 1 माइनस एक्स 2 का पावर n प्लस 1 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे इसको लिख लेते हैं 1 माइनस एक्स 2 का पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स, ये आ गया dy, सॉरी y आ गया। अब यहाँ पे हम लोग dy अपॉन dx देखेंगे, यहाँ पे अब dy अपॉन dx देखेंगे। चलिए तो अब इसको यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं थोड़ा सा, यस, dy अपॉन dx, तो u अपॉन v रूल यूज करेंगे, और ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स, और इसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव 1 का हो जाएगा 0, और इसका क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 टू द पावर n प्लस 1, और ये हो जाएगा x टू द पावर 2 टू द पावर n प्लस 1 और माइनस 1, ऐसा हो जाएगा। इसके बाद माइनस, अब इसको यहाँ पे रखते हैं 2 का पावर n, और ये हो जाएगा प्लस 1, और इंटू 1 माइनस एक्स, इसका डेरिवेटिव 1 का 0 और x का 1 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब एट x इक्वल टू 0 पे पूछा गया है, तो dy अपॉन डी एक्स क्या आएगा, एट x इक्वल टू 0 पे क्या आएगा, x के जगह पे 0 पुट कर लीजिए, तो 1 माइनस 0, इसके बाद यहाँ पे 0 पुट कर लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये तो पूरा ही 0 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस 0, और ये आ जाएगा माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे 0, ये माइनस और माइनस प्लस, और ये हो गया 1 और डिवाइडेड बाई 1, मतलब आंसर हो जाएगा 1, ठीक है, आंसर हो जाएगा 1। चलिए तो यहाँ पे अब देख लेते हैं ऑप्शन, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे डेरिवेटिव इसका फाइंड करना है, और उसके बाद बोला इज वैलिड इन, ओके, तो सबसे पहले तो डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं, इसको y बोल देते हैं, e टू द पावर सेक स्क्वायर x और प्लस 3 cos इनवर्स x, तो dy अपॉन dx ये आ जाएगा e टू द पावर सेक स्क्वायर x, सेक स्क्वायर x के रिस्पेक्ट में पहले करेंगे, फिर सेक स्क्वायर x का करेंगे तो 2 सेक x, और फिर सेक x का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो सेक x और इंटू टेन एक्स। देखिए यहाँ पे चेन रूल यूज कर रहे हैं, है ना, फंक्शन ऑफ फंक्शन है इसलिए, प्लस ये हो जाएगा 3, और कॉस इनवर्स का माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो अब ये आ जाएगा 2 और इंटू ई टू द पावर सेक स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और इंटू टेन एक्स माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये मिला आपको dy अपॉन डी एक्स। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसका जो डेरिवेटिव मतलब dy अपॉन डी एक्स जो है वो किस इंटरवल में यहाँ पे वैलिड होगा। तो देखिए ये अगर स्क्वायर रूट के अंदर जो टर्म दिख रहा है ना, स्क्वायर रूट के अंदर यहाँ पे जो टर्म दिख रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाए तो ये वैलिड हो जाएगा। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, जिसे डोमेन फाइंड करते हैं ना, तो यहाँ पे इसको ग्रेटर देन 0 जब करेंगे तो ये मिल जाएगा एक्स स्क्वायर और लेस देन 1,
मतलब x का वैल्यू -1 से 1 यहाँ पे मिल जाएगा, -1 से 1, तो -1 से 1 ओपन इंटरवल में, यस, सेकेंड ऑप्शन देखिए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखिए अब केस स्टडीज वाले क्वेश्चंस यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे दिया गया है। देखिए यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है एक बार फटाफट हम लोग देख लेते हैं। पैरामेट्रिक इक्वेशन मतलब यहाँ पे x का जो वैल्यू होगा वो t के टर्म में और y का वैल्यू t के टर्म में यहाँ पे दिया गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन में कैसे डेरिवेटिव फाइंड करते हैं उसके लिए यहाँ पे स्टेप्स देखिए दिए गए हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, देखिए x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी और y इज इक्वल टू जी ऑफ टी। टी का यहाँ पे फंक्शन है, मतलब t यहाँ पे पैरामीटर है, तो dx अपॉन dt dy अपॉन dt फाइंड करते हैं हम लोग। इसके बाद dy अपॉन dx के लिए क्या करते हैं, dy अपॉन dt डिवाइड बाई dx अपॉन dt करते हैं। चलिए तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आगे हम लोगों को मिलने वाले हैं। अब एक एक करके हम लोग देखते हैं यहाँ पे। जैसे देखिए x का वैल्यू t के टर्म में, y का वैल्यू t के टर्म में दिया गया है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, dx अपॉन dt फाइंड करना होगा। log t का क्या हो जाएगा 1 अपॉन t, और dy अपॉन dt फाइंड कर लेते हैं तो cos t का माइनस sin t हो जाएगा। तो dy अपॉन dx के लिए क्या बताया गया आपको, dy अपॉन dt डिवाइडेड बाई dx अपॉन dt, और dy अपॉन dt है माइनस sin t, और dx अपॉन dt है 1 अपॉन t, तो ये ऊपर जाएगा, आ जाएगा माइनस t sin t, तो माइनस t sin t। देखिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे x और y का वैल्यू t के टर्म में दिया गया है ना, t यहाँ पे पैरामीटर है, और dy अपॉन dx फाइंड करना है t का वैल्यू जब π/2 होगा तब। तो देखिए यहाँ पे भी आपको सबसे पहला काम यही करना है, dx अपॉन dt फाइंड कर लेना है। इसका हो जाएगा माइनस sin t प्लस sin t का क्या होगा, sin t का cos t हो जाएगा, है ना। चलिए इसी तरह से अब यहाँ पे हम लोगों को dy अपॉन dt लिख लेना है, तो dy अपॉन dt क्या आ जाएगा, साइन का cos t, और ये हो जाएगा cos का माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चलिए तो अब dy अपॉन dx यहाँ पे लिख लेते हैं। dy अपॉन dx क्या होता है, dy अपॉन dt डिवाइडेड बाई dx अपॉन dt, ये हो जाएगा। तो दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, cos t प्लस साइन t डिवाइडेड बाई cos t और माइनस साइन t। जब t का वैल्यू π/2 लेंगे तब dy अपॉन dx क्या होगा, तो cos 90 0 और sin 90 1, 0 प्लस 1 0 माइनस 1, आंसर हो जाएगा -1, मतलब थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, है ना। चलिए तो इस क्वेश्चन में भी देखिए x और y का वैल्यू मतलब पैरामीट्रिक इक्वेशंस यहाँ पे भी दिए गए हैं, और आपको सबसे पहले dx अपॉन dt और dy अपॉन dt फाइंड कर लेना है। तो dx अपॉन dt क्या आ जाएगा, a, और t क्यूब है तो 3t स्क्वायर, dy अपॉन dt क्या आ जाएगा 2t, तो dy अपॉन dx इक्वल्स dy अपॉन dt डिवाइडेड बाई dx अपॉन dt, तो 3a और t स्क्वायर, एक t से ये कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 2 अपॉन 3a। अब t का वैल्यू जब 2/3 लेंगे तो dy अपॉन dx का वैल्यू क्या मिलेगा, तो यहाँ पे पुट कर लीजिए, देखिए 2/3, और यहाँ पे अच्छा यहाँ पे t छूट गया है ना, t, तो 3a, और t के जगह पे आपको 2/3 पुट कर लेना है, तो t यहाँ आ जाएगा 2 अपॉन 3a और इंटू ये 3 अपॉन 2 कैंसिल होगा तो आ जाएगा 1 अपॉन a, 1 अपॉन a, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाँ तो अब यहाँ पे x और y दिया गया है, dx अपॉन dt और dy अपॉन dt हम लोगों को सबसे पहले फाइंड करना है। तो dx अपॉन dt, e का पावर t का डेरिवेटिव क्या होता है, e का पावर t हो जाता है, और e का पावर माइनस t का हो जाएगा e का पावर माइनस t और इंटू -1, मतलब
और e का पावर माइनस टी। ये हो गया dx अपॉन dt। इसी तरह से dy अपॉन dt यहाँ पे लिख लेते हैं, तो e टू द पावर t, इसका e टू द पावर t, और e टू द पावर माइनस टी का माइनस e टू द पावर माइनस टी, और यहाँ पे पहले से माइनस है तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। अब dy अपॉन dx लिखते हैं, तो dy अपॉन dx क्या आएगा, dy अपॉन dt डिवाइडेड बाई dx अपॉन dt। तो dy अपॉन dt है e टू द पावर t प्लस e टू द पावर माइनस t डिवाइडेड बाई dx अपॉन dt e टू द पावर t और माइनस, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे जो आंसर्स यहाँ पे देखिए दिख रहे हैं वो इस तरह से नहीं है। ओके, तो इसके लिए e का पावर माइनस टी कहीं भी नहीं दिख रहा है, इसको यहाँ से एलिमिनेट कर देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, या तो आप e टू द पावर t से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, या इसको 1 अपॉन e टू द पावर t लिख लीजिए। दोनों में से कोई एक काम कर सकते हैं आप। पहला वाला ज़्यादा आसान था, लेकिन चलिए हम इससे करके बता देते हैं। e टू द पावर t और ये हो जाएगा 1 अपॉन e टू द पावर t। तो e टू द पावर t एलसीएम हो जाएगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा। e टू द पावर 2t प्लस 1, e टू द पावर 2t और माइनस 1, तो ये आंसर आ जाएगा e टू द पावर 2t प्लस 1 और डिवाइडेड बाई e टू द पावर 2t माइनस 1। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है ये। देखिए यहाँ पे x दिया गया है और y दिया गया है, तो dx अपॉन dt फाइंड करना है और dy अपॉन dt फाइंड करना है पहले। और dx अपॉन dt क्या होगा, माइनस 4 साइन t। dy अपॉन dt क्या होगा, dy अपॉन dt हो जाएगा 8 सेक स्क्वायर t। तो dy अपॉन dx ये हो जाएगा dy अपॉन dt डिवाइडेड बाई dx अपॉन dt, और ये आ जाएगा 8 सेक स्क्वायर t डिवाइडेड बाई माइनस 4 साइन t। तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2। लेकिन हम लोगों से जो पूछा गया है वो पूछा गया है एट t इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx यहाँ पे आ जाएगा, देखिए माइनस 2 और सेक 45 डिग्री क्या होता है, रूट टू का स्क्वायर, और यहाँ पे साइन 45 1 अपॉन रूट 2 होगा, तो ये आ जाएगा माइनस 2 और रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 और ये ऊपर जाएगा तो रूट 2 हो जाएगा, तो माइनस 4 रूट 2, माइनस 4 रूट 2, मतलब लास्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो देखिए ये पेपर जो था ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो टोटल 50 क्वेश्चंस जो हैं उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये पेपर थोड़ा लेंदी था, है ना। कुछ क्वेश्चंस काफ़ी कैलकुलेटिव थे, तो टाइम टेकिंग थे, लेकिन अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ पे आपको कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इस पेपर को देखें तो टोटल 40 क्वेश्चंस आपको करने होंगे, और उसमें से जो लेंदी क्वेश्चंस थे उन क्वेश्चंस को अगर आप स्किप करके बाकी जो थोड़े कंपैरेटिवली इजी थे, है ना, कम कैलकुलेटिव थे, उनको अगर आप करते हैं तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगा, आप बिल्कुल उतने समय में अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा एग्जाम में भी आपको ख्याल रखना है इस बात का, है ना। जैसे लीनियर प्रोग्रामिंग वाले कुछ क्वेश्चंस थे जो इजी थे लेकिन कैलकुलेटिव थे, तो उनको पहले छोड़ना है आपको, है ना, वैसे क्वेश्चंस पहले नहीं करने हैं। ठीक है, तो 40 वैसे ही क्वेश्चंस आपको सेलेक्ट करने हैं जिसको आप कम समय में कर पाएँ और आसानी से कर पाएँ। ठीक है।